एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ESI एग्जाम जो होने वाला है और बिहार SI उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसको बोलते हैं, ठीक है, अनुबंध खेती। इस पर कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? कौन सा है? यह है तमिलनाडु, जिसने अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर एक रूल बनाया है। अगला क्वेश्चन है, उस विद्युत धारा को जो नियत समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल लेती है कहा जाता है। तो उस विद्युत धारा को क्या कहा जाता है जो एक समय के बाद अपना दिशा बदल लेती है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती धारा यानी AC करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका परिमाण और दिशा जो है वह समय के साथ बदलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? 2023 में पुरुषों की हॉकी विश्व कप का मेजबानी भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है, मक्के की खेती की जा सकती है किस मौसम में? मक्के की खेती को हम लोग खरीफ के मौसम में कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? खरीफ के मौसम में, ठीक है। खरीफ फसल जो मेनली आपका जो धान वाला फसल होता है उसको बोलते हैं, और रबी फसल होता है जो गेहूं वाला फसल है उसको मेनली हम लोग रबी फसल में रखते हैं। जायद मौसम क्या हुआ? जब सब्जी वगैरह लगाया जाता है, ये अप्रैल मार्च से लेकर अप्रैल जून तक ये मौसम रहता है। अगला क्वेश्चन है, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का यानी फिलामेंट का टेम्परेचर लगभग कितना होता है? ये होता है 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता? 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? यह जीता गया पार्टिकल्स के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मांडू महोत्सव का पहला संस्करण डैश के मांडू सुरमय किले से शुरू हुआ है। तो मांडू कहाँ है ये अगर आपको पता है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। मांडू मध्य प्रदेश में एक जगह है। अच्छा, 2 ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश हो गया है, कोई बात नहीं। तो मध्य प्रदेश याद रखना, B या D जो भी आप आंसर कर रहे हो आपका सही है, ठीक है, क्योंकि मांडू मध्य प्रदेश में है और मांडू महोत्सव का पहला संस्करण वहीं 2019 में चालू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, रीजनल पार्टीज, कोलिशंस, सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया, इस शीर्षक से एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नाम याद रखना, पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, रीजनल पार्टीज, कोलिशंस, सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया। इसको लिखा गया है RPN सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? RPN सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सफलतापूर्वक अपना सबसे बड़ा वाहक रॉकेट लॉन्च किया है? सबसे बड़ा वाहक रॉकेट यानी विमान वाहक रॉकेट लॉन्च किया है, इसका नाम है लॉन्ग मार्च 5। तो किस देश का है ये है चीन का। किसका है? चीन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? कौन थे वो मुगल बादशाह? वो थे जहांगीर। इन्होंने अपना आत्मकथा जो है वो फारसी में लिखा था और इसका नाम क्या था? इसका नाम था तुजुक-ए-जहांगीरी। क्या नाम था? तुजुक-ए-जहांगीरी, ठीक है। अकबर की आत्मकथा का क्या नाम था? अकबर ने अपने आत्मकथा को स्वयं लिखा था क्या? नहीं, अकबर को लिखना पढ़ना नहीं आता था। अकबरनामा ग्रंथ है जिसमें उनकी चर्चा की गई है, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा स्वयं लिखा था, ठीक है। और यह तुर्की भाषा में था। इसका फारसी अनुवाद किया गया था अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा, ठीक है। किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है, डैश ने एक नए सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी PPI लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में
एक नए सेमी क्लोज्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई किसने लॉन्च किया है? ये किया गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते का प्रावधान है? अच्छा क्वेश्चन है, आपको संविधान के उस अनुच्छेद के बारे में बताना है जिसमें संसद सदस्यों के वेतन यानी दोनों सदन इसमें आ गए आपके, उनके वेतन और भत्ते का प्रावधान है। तो यह है अनुच्छेद 106। ठीक है, तो आपका सही आंसर केवल एक हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 106। अगला क्वेश्चन है डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, पहाड़ के ढलानों पे, इसलिए आप जनरली देखते हो चाय जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है क्योंकि इसको पहाड़ के ढलानों पर उगाया जाता है। इसके लिए जो कंडीशन है वो पहाड़ के ढलानों पे सबसे अच्छा मिलता है। अगला क्वेश्चन है तबाकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तबाकात ए नासिरी, तबाकात ए नासिरी, इसके लेखक कौन थे? जल्दी बताओ कौन थे इसके लेखक? तबाकात ए नासिरी के, तो इसके लेखक थे मिनहाज उस सिराज। कौन था? मिनहाज उस सिराज, इन्होंने ही लिखा है तबाकात ए नासिरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना हसन गंगू के द्वारा किया गया था। हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की और इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। कहाँ थी? गुलबर्गा। ठीक है, ये दो तीन चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। अच्छा, हसन गंगू जो नाम अभी मैंने बताया, हसन गंगू बहमनी साम्राज्य की इसने स्थापना की, लेकिन इसके बाद यह किस नाम से सिंहासन पर बैठा, यह भी आपसे पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह, अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से यह शासन पर गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अच्छा, अगर बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक का बात किया जाए तो वो कौन था? वो था कलीम उल्लाह। कौन था? कलीम उल्लाह। कलीम उल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिर्जा गालिब किसके समय में थे? मिर्जा गालिब किसके समय में थे, ये आपको बताना है। तो मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के समय में था। किसके समय में? बहादुर शाह द्वितीय के समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि कब हुई थी? ये हुई थी अप्रैल 1816 ईस्वी में। सुगौली की संधि कब हुई थी? अप्रैल 1816 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है वाचस्पति पुरस्कार डैश द्वारा दिए जाते हैं? वाचस्पति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? वाचस्पति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? दिया जाता है बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात पिंडारी कहाँ बस गए? पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद पिंडारी कहाँ बस गए थे? तो पिंडारी कहाँ बस गए थे? ये बस गए थे मालवा क्षेत्र में। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद पिंडारियों ने मालवा क्षेत्र में शरण लिया था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय विधान परिषद को दो सदनों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांटा गया? केंद्रीय विधान परिषद को दो सदनों में बांटा गया, उच्च सदन और निम्न सदन। आपको यह बताना है किस अधिनियम के द्वारा ये काम किया गया। यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था। भारत में संविधान सभा का सृजन किसके द्वारा किया गया था या किसके तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था। ठीक है, अच्छा, संविधान सभा का गठन कब हो गया? 1946 जुलाई में। ठीक है, जुलाई 1946 में इसका गठन हो गया और 9 दिसंबर 1946 को इसका पहला बैठक हुआ और दूसरा बैठक 11 दिसंबर को हुआ। 9 दिसंबर के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर को अध्यक्ष कौन बने परमानेंट? ये बने कौन? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है FSSAI ने हाल ही में
किस रेलवे स्टेशन को भारत का प्रथम ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया है? ईट राइट स्टेशन के नाम से किसको प्रमाणित किया है, किस स्टेशन को? यह स्टेशन है आपका मुंबई सेंट्रल स्टेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक गैलन यानी यूएस गैलन जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, लेते हैं एक गैलन में, उसका मान कितना होता है? एक गैलन का मान कितना होता है? तो एक गैलन का मान होता है 3.875 लीटर। कितना होता है एक गैलन में? 3.875 लीटर। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया था? मुस्लिम लीग ने मनाया था सीधी कार्रवाई दिवस किस दिन को, ये आपको बताना है। किस दिन को? तो ये है आपका 16 अगस्त 1940। 16 अगस्त 1940 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन है, बॉबी फिशर किस खेल से संबंध रखते हैं? बॉबी फिशर किस खेल से संबंध रखते हैं? किस खेल से हैं ये हैं शतरंज से। ठीक है, शतरंज के कुछ खिलाड़ी, जैसे अभी एक हाल ही में बहुत ही फेमस खिलाड़ी शतरंज की जो चर्चे में थी, कोनेरू हम्पी। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कोनेरू हम्पी किस फील्ड से हैं? तो कोनेरू हम्पी शतरंज से। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापी जाती है? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई हम लोग किस यूनिट में मापते हैं? ये मापते हैं बीट्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति का संबंध है। गुलाबी क्रांति का संबंध किस चीज से? तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत रत्न की उपाधि से किसे सम्मानित नहीं किया गया? भारत रत्न की उपाधि से इन चारों में से किसको सम्मानित नहीं किया गया, ये आपको बताना है। कौन है वो? इंदिरा गांधी, विनोबा भावे, मदर टेरेसा और राज कपूर। तो इसमें से राज कपूर जिनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। भारत रत्न का अगर बात करें तो भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहले भारत रत्न 1954 ईस्वी में दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है, अच्छा, महिला का अगर बात करें तो महिला इंदिरा गांधी थी जिनको सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया। मरणोपरांत अगर पूछा जाए सबसे पहले किसको मिला, तो लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत सबसे पहला भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखना है। अच्छा, एक और चीज पूछा जाता है कि किसको विदेशी में से किसको दिया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि की पद्धति कहलाती है? बिना मिट्टी के पौधे के विकास और वृद्धि को हाइड्रोफोनिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोनिक्स। ये भी आपने पढ़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, टपक सिंचाई प्रणाली किस देश से शुरू हुई है? टपक सिंचाई प्रणाली, इसको हम लोग ड्रिपिंग इरिगेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ड्रिपिंग या ड्रिप। ठीक है, ड्रिप सिंचाई। तो ड्रिप सिंचाई की शुरुआत कहाँ हुई? तो ड्रिप सिंचाई की शुरुआत इजराइल में हुई थी। ठीक है, क्या किया जाता है इसमें पौधे के जड़ में ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी दिया जाता है। ठीक है, ताकि पानी का भी बचत हो और जो भी रिसोर्सेस यूज हो रहे हैं वो एफिशिएंटली यूज हो। अगला क्वेश्चन है, चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? चौथ और सरदेश मुखी, ये दो तरह का टैक्स वसूला जाता था शिवाजी के द्वारा। आपको ये बताना है दोनों टैक्स वसूलने का जो मेन रीजन था उनका शिवाजी का, वो क्या था? वो था वे अपनी वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। ठीक है, उनका जो फाइनेंशियल डिमांड था उसको वो लोग स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे। इस कारण से चौथ और सरदेश मुखी कर वो लोग वसूलते थे। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, चौथ और सरदेश मुखी कर कौन वसूलते थे? तो वो शिवाजी ही वसूलते थे। ठीक है, अच्छा, चौथ होता क्या था? तो चौथ होता था एक ऐसा कर जो किसी क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले में दी जाती थी। ठीक है, अगर कोई क्षेत्र है, यहाँ पे शिवाजी बैठे हुए हैं, अगर शिवाजी लोग जनरली थे क्या? शिवाजी लोग शुरुआती दौर में ये लोग लुटेरे थे। ठीक है, ये लोग क्या करते थे? लूटते थे चीज़ों को, क्योंकि जो आसपास के इलाके में थे वहाँ पे इनके मन मुताबिक काम नहीं होता था, तो ये लोग जाकर उनको लूट लेते थे। ठीक है, तो अगर सामने वाले को नहीं लुटवाना है शिवाजी से, और ये लोग बहुत स्ट्रांग भी थे, बहुत तरह का ट्रिक इन लोगों को आता था, तो इन लोगों को एक टैक्स देना होता था, उसी को कहा गया चौथ। ठीक है, सरदेश मुखी क्या था? तो सरदेश मुखी था कि क्या बोलूँ मैं इसमें, कि अगर कोई कहीं पे लूटपाट किया, ठीक है, तो उसका हिस्सा एक देना पड़ता था शिवाजी को। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? हक का दावा करने पर।
ठीक है। शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और स्वदेश मुखी तरह का एक हक, मतलब तुमने अगर कहीं पे कुछ किया है तो उसमें मेरा भी हक है, इस कारण स्वदेश मुखी लगाई गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे अल्बुकर्क ने गोवा प्राप्त किया था? अल्बुकर्क ने गोवा प्राप्त किससे किया था? किससे किया था? बीजापुर से। किससे? बीजापुर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और अंततः इसे कानूनी मान्यता दिलवाई थी? विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा किया गया था। बहुत बच्चे राजा राम मोहन रॉय मार देते हैं, ठीक है, लेकिन आपका सही आंसर जो है वो है ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के तहत स्थापित हुई थी? यह हुई थी 1935 के एक्ट के तहत। ठीक है। अच्छा, 1935 का जो अधिनियम पास किया गया था किसके द्वारा पास किया गया था? तो लॉर्ड बेलिंगटन। ठीक है, लॉर्ड बेलिंगटन के द्वारा 1935 का अधिनियम पास किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1784 ईस्वी में। ठीक है। और पिट्स इंडिया अगर एक्ट का बात करें तो आपको पता होगा कि वारेन हेस्टिंग्स जो थे उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में ही इस्तीफा दिया था। ठीक है। और 1785 में इंग्लैंड वो पहुंचे थे। वहाँ पर इन पर बर्क के द्वारा एक इल्ज़ाम भी लगाया गया था, महाभियोग लगाया गया था। ठीक है। लेकिन फिर से 1795 में वो जो आरोप था उससे ये बरी हो गए, लेकिन बाद में इनकी फिर मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अच्छा, वारेन हेस्टिंग्स का काल जो है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कब से कब तक है? तो 1774 से लेकर 1785 तक ये बने हुए थे। तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट आया 84 में, इसके खिलाफ इन्होंने 85 में इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे ने शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ऑक्सीजन पार्लर खोला है? तो ऑक्सीजन पार्लर भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर खोला है? किस रेलवे स्टेशन पर खोला है? यह खोला है नासिक रेलवे स्टेशन पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहाँ पर वकालत कर सकते हैं? तो वह किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। अगर वह सेवानिवृत्त हो गए सर्वोच्च न्यायालय से तो न्यायाधीश वो कहीं पे भी वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप स्थित है। आसान सा क्वेश्चन है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ठीक है। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारत्ती। ठीक है। और अगर लक्षद्वीप की सबसे छोटे द्वीप का बात किया जाए तो सबसे छोटा द्वीप लक्षद्वीप का कौन सा है? वो है बिट्रा। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ठीक है। सबसे छोटा द्वीप है बिट्रा। और सबसे बड़े द्वीप का अगर बात किया जाए, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये है एंड्रोट। कौन सा है? एंड्रोट। ये दोनों चीजें आपके लिए हो सकता है थोड़ा न्यू भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये पढ़ा होगा। सबसे छोटा द्वीप बिट्रा और सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट, ये दोनों चीजें आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है वर्षा के बाद इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है? वर्षा के बाद इंद्रधनुष बन जाते हैं आकाश में, उसका कारण क्या है? उसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण। ये तीनों कारण है जिसके कारण से इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन है जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम क्या है? क्या है जेट स्ट्रीम? जेट स्ट्रीम एक तरह का उच्च स्तरीय पछुआ पवन है। क्या है? उच्च स्तरीय पछुआ पवन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे 50वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में आइकॉन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आइकॉन ऑफ गोल्डन जुबली, इस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ये किया गया है रजनीकांत को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी फॉर्च्यून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो फॉर्च्यून के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची में सत्या नडेला को शीर्ष स्थान मिला है। किसको मिला है? सत्या नडेला को।
अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर माप है, यानी इन चारों में से देखोगे तो सबसे बेहतर माप आर्थिक विकास की दर को मापने के लिए क्या है, यह है राष्ट्रीय आय। किसी भी क्षेत्र का, किसी भी देश का राष्ट्रीय आय उसके आर्थिक विकास की माप को सबसे बेहतर तरीके से डिनोट कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। नीति आयोग के सदस्यों की संख्या सरकार की इच्छा अनुसार परिवर्तित हो सकती है। अगला क्वेश्चन है खुले बाजार की क्रियाएं यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस निम्नलिखित में से किस नीति का अंग है। खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है, तो किस नीति का अंग है, यह है साख नियंत्रण नीति यानी क्रेडिट कंट्रोल नीति है ये खुले बाजार की क्रियाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, जीडीपी और जीएनपी में अंतर क्या है ये आपको समझना चाहिए। अगर आपको जीडीपी और जीएनपी का डेफिनेशन पता है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। क्या है अंतर इसमें, अंतर है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ठीक है, होता क्या है जीडीपी, देखो जीडीपी होता है किसी भी एक इकोनॉमी में जो चीज प्रोड्यूस हो रहा है। क्या मैंने बोला, किसी भी एक इकोनॉमी में जो चीजें प्रोड्यूस हो रहा है उसका अगर आप करेंसी वैल्यू लो, ठीक है, उसको हम लोग वहाँ का जीडीपी बोलते हैं। अब इस भौगोलिक क्षेत्र में इकोनॉमी जो है इस भौगोलिक क्षेत्र का, उसमें से विदेशी भी होंगे देशी भी होंगे, और इसमें आप जीडीपी में आपने दोनों ले लिया। लेकिन जब आप जीएनपी का बात करोगे तो जीएनपी में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उस देश के नागरिकों के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको लेंगे। तो इस क्षेत्र में जो देशी लोग हैं उन्होंने प्रोड्यूस किया, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो विदेश में भी रह रहे हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा जो धन अर्जित किया गया उसका भी हम लोग, या चीज़ें प्रोड्यूस की गई उसको भी हम लोग जीएनपी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब ये हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया। तो यहाँ से एक चीज़ें आपको और समझ में आई होगी कि कुछ ऐसे विदेशी लोग भी होंगे जो भारत में काम कर रहे होंगे, तो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जीडीपी एक भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रहा है उसका आपका रुपया के फॉर्म में अगर आप लेते हो तो वो होता है जीडीपी। लेकिन जीएनपी में, जीएनपी का अर्थ होता है किसी देश की नागरिक द्वारा एक वर्ष में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य पर जोड़ होता है जीएनपी। ठीक है, इसमें हम लोग विदेशों से अर्जित विशुद्ध आय भी शामिल करते हैं और जो विदेशी लोग यहाँ आय अर्जित करते हैं उसको हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया है, इसका नाम है। तो अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश का पहला हिंदी न्यूज़पेपर लॉन्च किया गया, उसका नाम है अरुण भारत। क्या नाम है, अरुण भारत। अगला क्वेश्चन है मेहर प्रथा का प्रचलन है। मेहर प्रथा का प्रचलन, मेहर प्रथा का प्रचलन, अगर इसमें से कोई मुस्लिम भाई हो तो उनको पता होगा कि यह मुसलमानों में एक प्रथा है मेहर प्रथा। और अगर देखें तो हम हिंदुओं में एक तरह का डॉरी सिस्टम है। ठीक है, मुसलमानों में है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हिंदुओं में अगर आपने देखा है तो पुराने समय से ये डॉरी सिस्टम या दहेज प्रथा चला आ रहा है, जिसमें लड़की के गार्जियन के द्वारा जो लड़के लोग हैं उनको कुछ पैसे दिए जाते हैं। लेकिन मेहर व्यवस्था प्रथा जो है यह बिल्कुल अलग है। इसमें लड़कों के द्वारा लड़कियों को दिया जाता है, वो भी मुंह मांगा रकम। जो लड़की ने बोल दिया, जो भी चीज़ बोल दी लड़की, कोई भी चीज़ चाहिए, रकम चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, सोना चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, ये लड़की बोलती है खुद कि मुझे ये चाहिए। और ये ऐसा प्रथा था कि जब तक वो दिया ना जाए उस लड़की को तब तक वह शादी नहीं होगी और वह वैलिड नहीं होगा। ठीक है, शादी होने के बाद भी अगर निकाह हो गया है उसके बाद भी अगर जब तक ये मेहर नहीं दिया जाता है तब तक हस्बैंड वाइफ नहीं रहते हैं। ठीक है, कभी भी लड़की बोल सकती है वाई आई एम नॉट रेडी। ठीक है, तो ये था मेहर प्रथा जो मुसलमानों में है। अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इसके प्रथम विजेता थे देविका रानी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, कब इसकी शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है। रात्रि का अंधापन, इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, यह विटामिन ए के कमी से होता है, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। अगला क्वेश्चन है लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है। लूनी नदी मुख्यतः किस राज्य में बहती है, किस राज्य में बहती है, राजस्थान में बहती है।
ठीक है। और लूनी नदी कहाँ आके खत्म हो जाती है, तो यह कच्छ की खाड़ी में, ठीक है, कच्छ की रन में, कच्छ की खाड़ी में नहीं, कच्छ के रन में आके ये विलुप्त हो जाती है, यह अरब सागर तक पहुंच भी नहीं पाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। वर्षा ऋतु का अगर बात करें तो उस समय में वायुमंडल में सबसे अधिक ह्यूमिडिटी आपको कब देखने को मिलेगा? सबसे अधिक ह्यूमिडिटी मध्याह्न के समय यानी दोपहर के समय में आपको मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आसान सा क्वेश्चन है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अच्छा, वित्त आयोग का अनुच्छेद कौन सा है, जल्दी बताओ, बहुत बार मैंने बताया, अनुच्छेद कौन सा है? यह है 280, ठीक है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? वह भारतीय महिला खिलाड़ी जो ओलंपिक तक पहुंची वो कौन है? वो है पीटी उषा। कौन से खिलाड़ी हैं? पीटी उषा सबसे पहले यही पहुंची थी ओलंपिक की फाइनल में। ओलंपिक खेल का अगर बात करें तो ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई? तो दो तरह का इसमें क्वेश्चन आता है, एक मॉडर्न ओलंपिक और एक एंशिएंट ओलंपिक। अगर एंशिएंट ओलंपिक का बात किया जाए तो यह 776 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था ओलंपस देवता के सम्मान में, ठीक है। और मॉडर्न ओलंपिक का अगर बात किया जाए तो ये 1896 में शुरू हुआ था, ठीक है। और कि ये कहाँ से शुरू हुआ ओलंपिक खेल? ये भी ग्रीस एथेंस से शुरू हुआ था, ठीक है। और किसने इसको शुरू किया था? फ्रांस के थे एक कुबर्टीन, ठीक है, उन्होंने, पियरे डी कुबर्टीन, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौंडीचेरी को भारत संघ में कब शामिल किया गया? पौंडीचेरी को भारत संघ में कब शामिल किया गया? यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। सही जो आंसर है वो हो जाएगा 1962। क्यों होगा? देखो, इसमें दो तरह की चीजें आपको मिल सकती है, एक 1954 और दूसरा 1962। 1954 में इसको शामिल कर लिया गया था, लेकिन आपके ऑप्शन में 1954 दिख नहीं रहा है, इस कारण से 1962 होगा। क्यों? क्योंकि 1954 में पौंडीचेरी को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था, लेकिन ऑफिशियली जो फ्रेंच के द्वारा यानी फ्रांस के द्वारा ऑफिशियली जो ट्रांसफर किया गया ऑन पेपर, ये 1962 में किया गया था, ठीक है। तो दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कब शामिल हुआ तो 1954 में, और ऑफिशियली कब इसको ट्रांसफर किया गया तो 1962 में। कहीं पे भी आपको 54 नहीं दिख रहा है, इसलिए आपका आंसर जो है 62 होगा, लेकिन ध्यान रखना जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मत्स्य दिवस हर वर्ष मनाते हैं। विश्व मत्स्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है विश्व मत्स्य दिवस? तो हर वर्ष 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया यानी एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन है? तो एसोचैम के नए अध्यक्ष अभी कौन है? यह निरंजन हीरानंदानी। कौन है? निरंजन हीरानंदानी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत का वह राज्य जहां पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वह है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शहजादी ने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा है? कौन वो मुगल शहजादी थी जिसने ऐतिहासिक वृत्तांत लिखा है? वह है गुलबदन बेगम। कौन है? गुलबदन बेगम। कौन थी गुलबदन बेगम? कुछ आइडिया है आपको गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, ठीक है। और हुमायूं नामा अगर आपसे पूछा जाए इसकी रचना किसने की है, तो ये भी गुलबदन बेगम के द्वारा ही की गई है, अकबर के समय में, अकबर के कहने पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दही को भिगोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग होता है? तो मक्खन निकालने में हम लोग अपकेंद्रीय बल का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं? अपकेंद्रीय बल का इस्तेमाल। अगला क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI कब लागू की गई थी? तो SI मात्रक की शुरुआत कब हुई? यह हुई 1960 ईस्वी में। SI मात्रक की शुरुआत कब की गई थी? 1960 ईस्वी में। और 7 SI जो अभी आप जान रहे हो इसकी शुरुआत कब से हो गई टोटल? तो यह 1971 ईस्वी में, ठीक है। 1960 में सबसे पहले 6 ही था, बाद में फिर एक जोड़ा गया 1971 में। तो अभी फाइनली जो अभी वर्तमान रूप है वह 1971 से है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है।
निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या तो वायु में पूछा जाए या निर्वात में पूछा जाए, दोनों में समान होगा। ठीक है। अच्छा, प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? अगर ये पूछा जाए तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा रोमर। रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की चाल की गणना की थी। अच्छा, अगर जल में आपसे पूछा जाए प्रकाश की चाल तो कितनी होगी? तो जल में वायु से कम होगी और वो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, एक और चीज अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि सूर्य से आने में प्रकाश को यहाँ पे कितना समय लगता है, तो 18 मिनट 20 सेकेंड या 19 सेकेंड। ठीक है। और चंद्रमा से आने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 1.3 सेकेंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन दो ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किनको किनको मिला है? ये मिला है ग्रेटा थनबर्ग और डिविना मैलोम को। डिविना मैलोम और ग्रेटा थनबर्ग, इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फाइंडिंग द गैप्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, जिसके लेखक हैं फाइंडिंग द गैप्स। फाइंडिंग द गैप्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक? इसके लेखक हैं साइमन टॉफेल। कौन है? साइमन टॉफेल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए लोकसभा में कितनी सीटें होना आवश्यक है? अच्छा क्वेश्चन है, अगर किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करना है तो लोकसभा में उनको कम से कम कितना सीट चाहिए? तो लोकसभा में उनको कम से कम 2% सीट चाहिए और वर्तमान में लगभग 11 सीट उनको चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है तो उनको कम से कम 4 जगहों से सीट भी हासिल करनी चाहिए, यानी 4 जगहों से उनको जीत हासिल करनी पड़ेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2011 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी को। किसको मिला है? अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी, इनको मिला है 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? आसान सा क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज मत करना। इसमें 2 तरह के ऑप्शन हमेशा आपको देखेंगे, राणा प्रताप, राणा कुंभा, और राणा संघा भी एक रहता है आपके ऑप्शन में। तो आपका सही जो आंसर है वह क्या होगा? वह होगा राणा कुंभा। ठीक है। राणा संघा बहुत बच्चे लोग मार देते हैं। तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की 24वीं महालेखा नियंत्रक बनी है? महालेखा नियंत्रक है, CGA है, CAG नहीं है, कैग नहीं है। कैग तो राजीव महर्षि है, लेकिन ये है CGA। ठीक है, ये है महालेखा नियंत्रक। तो ये कौन बनी है? ये बनी है सोमा राय बर्मन। तो ध्यान रखना है इसका। अगला क्वेश्चन है, अब तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? यानी जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? यह अब तक 9 लोगों को मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? दिव्यांग जन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? जल्दी बताओ। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं 3 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष दिव्यांग जन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए सुशासन सूचकांक में बड़े राज्यों के समूह में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो सुशासन दिवस के अवसर पर सुशासन रैंक जारी किया गया। ठीक है, इसमें से कौन शीर्ष पर रहा? तो तमिलनाडु शीर्ष पर रहा था। ठीक है, दूसरे स्थान पे था महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे था कर्नाटक। ठीक है, और बिहार का अगर बात करें तो बिहार 15वें स्थान पे। बिहार का भी आपको याद रखना है। ठीक है, यह है 15th पोजीशन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर, भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो बहुत बच्चे इसमें जनसंख्या मार देते हैं, लेकिन आपका सही आंसर जनसंख्या नहीं है। सही आंसर क्या है? राष्ट्रीय आय। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है भारत की खोज के लेखक कौन है? भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित है? यानी सबसे ज्यादा अगर एक्टिव वोल्केनो का बात करोगे तो किस महासागर के आसपास आपको मिलेगा? तो यह है प्रशांत महासागर, जिसके आसपास सबसे अधिक एक्टिव वोल्केनोस हैं। ठीक है। अच्छा, कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी वोल्केनो नहीं है? जल्दी से कोई मुझे बताओ कौन सा वो महाद्वीप है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर एक भी वोल्केनो नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये सबसे बड़ा द्वीप का बात नहीं किया जा रहा है, ये पर्टिकुलरली एशिया महाद्वीप का बात किया जा रहा है। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यह है बोर्नियो द्वीप। कौन सा द्वीप है? बोर्नियो द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है एशिया का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे फजल अली। ठीक है। कौन थे? फजल अली थे इसके अध्यक्ष। और इसका गठन कब गया? 1956 में हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन। ठीक है। और इसके अन्य मेंबर कौन कौन थे ये भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। अध्यक्ष तो हो गए फजल अली, लेकिन अन्य सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू। क्या नाम था उनका? पंडित हृदयनाथ कुंजरू। एक और थे सरदार के.एम. पन्नीकर। कौन थे? के.एम. पन्नीकर। नाम तो आपने जरूर सुना होगा, पर ये नहीं पता होगा कि ये भी इसके सदस्य थे। कौन कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और एम पन्नीकर, के.एम. पन्नीकर। ये दो लोग इसमें और शामिल थे। ठीक है। और इसके तहत जो गठन किया गया था वो किया गया था 14 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश का। लेकिन वर्तमान में 2019 में बहुत उलटफेर हुआ है। ठीक है। और 29 राज्यों से अब राज्यों की संख्या हो गई है 28। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या हो गई थी 9, पहले 7 था। ठीक है। इसके बाद जम्मू कश्मीर का जब 370 खत्म हुआ तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया, 7 2 9 हो गया। लेकिन फिर से आपका एक और कारनामा हुआ है दमन दीव के साथ। ठीक है। तो यहाँ पर ये मिक्स हो गया है किसके साथ? कमेंट में मुझे कोई बताओ कि दमन दीव किसके साथ मिल गया है? किसके साथ मिला हुआ है दमन दीव? तो दादर नगर हवेली के साथ। ठीक है। और इसके बाद फिर से जो संख्या है वो 1 घट गया और हो गया 8, यानी अभी जो टोटल केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं 8। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पेस मेकर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? पेस मेकर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया था, आपको पता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। और सिराजुद्दौला की हार क्यों हुई थी? युद्ध में इनकी हार नहीं हुई थी, बल्कि इनके अपने ही लोगों के विश्वासघात के कारण इनकी हार हुई थी। वो था मीर जाफर जो इनका सेनापति था। ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था युद्ध। ठीक है। जिसमें से मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और युद्ध मैदान में जाकर अंग्रेज क्लाइव के साथ जाकर ये मिल गया और फिर सिराजुद्दौला हार गए। ठीक है। क्यों इसने ऐसा किया? क्योंकि क्लाइव ने इसको बोला हुआ था कि अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर अगला नवाब तुमको बना देंगे। तो अगला नवाब अंग्रेजों ने मीर जाफर को बना दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में 1760 में ठीक है फिर से मीर जाफर को हटा दिया गया, क्योंकि ये तो बस अंग्रेजों का कठपुतली बन के रह गया था, तो इसको हटा दिया गया और इसके दामाद मीर कासिम को बनाया गया नवाब। लेकिन जब मीर कासिम को बनाया गया तो उसने अपना दिमाग चलाना चालू किया, जो अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा, और फिर से वापस मीर जाफर को बनाया गया था। तो ये सारा कहानी है उस जगह का। अगला क्वेश्चन है मूल्य वर्धित कर आरोपित किया जाता है। मूल्य वर्धित कर यानी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, यह किन पर आरोपित किया जाता है? किस पर किया जाता है? उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अभी वर्तमान में प्रमुख प्रहरी WTO है। ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका गठन 1995 में हुआ था। ठीक है। 1995 में गैट का इसने जगह लिया था। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा। क्लियर है? ये तो आसान सारी चीजें हैं, हमेशा पूछे जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है। यानी एक ऐसा पदार्थ, इन चारों ऑप्शन में से आपको चुनना है जो अधिक कठोर भी होता है और अधिक तन्य भी होता है। इसमें से हो जाएगा टंगस्टन। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक कठोर तत्व कौन सा होता है, धातु अगर ना पूछा जाए, तत्व पूछा जाए, सबसे कठोर तत्व हीरा होता है। ठीक है, धातु में अगर पूछा जाए, ठीक है, आपसे दो चीज धातु में पूछा जाता है, मोस्ट डक्टाइल अगर कठोर भी पूछा जाए या डक्टाइल पूछा जाए तो प्लेटिनम होगा, और मेलिएबल पूछा जाता है, ठीक है, लचीला, तो वो गोल्ड होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा खनिज तेल का उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है। तो खनिज तेल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। ठीक है, इसके बाद है चीन। अगला क्वेश्चन है जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि को कौन सा दर्रा जोड़ता है। कौन सा दर्रा है वो है आपका एलिफेंटा दर्रा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग 1A का समाप्ति स्थल है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A NH1A ये यूरी से लेकर पठानकोट तक फैला हुआ है जम्मू कश्मीर में, तो आपका इसका समाप्ति स्थल हो जाएगा पठानकोट। अगला क्वेश्चन है चाइना मैन शब्द का संबंध है। चाइना मैन शब्द का संबंध किस खेल से है। तो यह है क्रिकेट से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना। ये बना है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है। ये आपका सांची का स्तूप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस अभिनेत्री को यूनिसेफ का डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार 2019 मिला है। डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार 2019 से किसको सम्मानित किया गया। ये किया गया प्रियंका चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन है किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महादेश में स्थित है। किलिमंजारो ज्वालामुखी जो एक एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी है ये अफ्रीका में है, और अफ्रीका में अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है, अफ्रीका में तंजानिया में है। कहाँ है, तंजानिया में। अगला क्वेश्चन है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है। रामागुंडम बांध किस नदी पर है। रामागुंडम बांध गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती है। सबसे अधिक मछलियां का अगर बात किया जाए तो यह पकड़ी जाती है पश्चिम बंगाल में। कहां पकड़ी जाती है, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आसान सा क्वेश्चन है, कहां स्थित है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ये स्थित है पेराम्बूर में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा झील कृत्रिम है। इन चारों में से कौन सा झील कृत्रिम झील है। ये आपका जयसमंद झील। ठीक है, जयसमंद झील एक कृत्रिम झील है। अच्छा, सारे जो झील हैं ये कहाँ हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ से डल झील का बात करूँ, डल झील जम्मू कश्मीर में है, चिल्का झील ओडिशा में है। ठीक है, उसके बाद नौकू छियाताल झील उत्तराखंड में है। ठीक है, जो ताल वाला आ जाए ये मैक्सिमम सारे उत्तराखंड में ही है। उसके बाद जयसमंद जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये राजस्थान में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया। तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था गुड फ्राइडे के दिन, जिसको अभी क्रिश्चियन लोग सेलिब्रेट करते हैं गुड फ्राइडे के रूप में। उसी दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन है शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था। शतरंज के खेल का आविष्कार हमारे भारत में हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अभी जो हम लोग पार्लियामेंट या संसद भवन देख रहे हैं, ठीक है, इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 1927 में ही हो गया था। ये बिल्डिंग 1927 में ही बन गया था। अगला क्वेश्चन है 1 जूल कितनी कैलोरी के बराबर होता है। 1 जूल कितनी कैलोरी के बराबर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बच्चे अक्सर गलत करते हैं। आपने जनरली जो पढ़ा हुआ है वो 1 कैलोरी पढ़ा हुआ है 4.2 जूल। कितना होता है, 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा आपसे पूछा गया है 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है। तो 1 जूल जल्दी बताओ अगर किसी को आता है तो 1 जूल कितने कैलोरी के बराबर होता है। तो 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। कितने कैलोरी के बराबर, 0.24 कैलोरी के बराबर। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका की मूल जाति कौन सी है। तो इन चारों में से अफ्रीका की मूल जाति कौन सी है, ये है निग्रोइड। ठीक है, निग्रोइड जनजाति जो है यह अफ्रीका की मूल जनजाति है। ठीक है।
ओके गाइस, तो ये था आज का टॉप 100 क्वेश्चन। आई होप कि सेट आपको अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन थोड़े से आज अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। तो आपका जो स्कोर रहना चाहिए वो 70 एंड एबव रहना चाहिए। अगर 70 एंड एबव आपका स्कोर आ रहा है आज के टेस्ट में तो आपका तैयारी अच्छा है, आप मन लगा के पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।